भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। हम तीसरे यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर हमने इंटेलिजेंस, आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। आज हम इसी यूनिट का आखिरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी। आज हम व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या चीज़ों को समाहित किया जाता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और अंत में हम उन कारकों के बारे में बताएंगे जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व शब्द का अर्थात पर्सनैलिटी शब्द का उपयोग आपने आम जीवन में बहुत ज़्यादा होते हुए देखा होगा। आपने सुना होगा व्यक्तियों को ये कहते हुए कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। सामान्यतः हम व्यक्तित्व से या पर्सनैलिटी से अभिप्राय इंसान के रंग रूप से कि वो कैसा दिखाई देता है। अगर कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, दिखने में अच्छा है, तो हम कह देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। क्योंकि सामान्यतः हम व्यक्तित्व से मतलब उसके रंग रूप से, उसकी कद से, उसकी चौड़ाई से, मतलब उसकी शारीरिक जो संरचना है, कैसा वो दिखाई देता है, उससे मानते हैं। इसके अलावा उसके व्यवहार, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बात करने का तरीका कैसा है, इन सारे जो गुण होते हैं, इन्हें हम एक तरीके से पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं। अगर इंसान के अंदर ये सारे गुण हैं, वो दिखने में भी अच्छा है, व्यवहार भी वो अच्छा करता है, बात करने का तरीका भी उसका अच्छा है, तो हम कह देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी के बारे में मनोवैज्ञानिक अभी भी एक मत नहीं है। वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व अपने आप में एक जटिल, विचित्र और व्याख्या से परे चीज़ है। मतलब व्यक्तित्व की आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व का प्रयोग शारीरिक बनावट से या इंसान की सुंदरता से करा जाता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस मनुष्य का या इस व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर है या आकर्षक है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो व्यक्ति और व्यक्तित्व को एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी मानने लग जाते हैं। व्यक्ति की जगह वो व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं। उन्हें कहना चाहिए कि ये व्यक्ति सुंदर है, ये आकर्षक है, उसके बजाय वो कहते हैं कि इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर है या आकर्षक है। क्योंकि व्यक्तित्व में वो केवल एक या दो गुण मान के चलते हैं। क्योंकि ऐसी धारणा भी है, कुछ लोग व्यक्तित्व में मानते हैं कि सिर्फ व्यक्तित्व के अंदर एक या कुछ दो तीन गुण पाए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम स्पष्ट नहीं कर सकते। बहुत से लक्षण इनके अंदर होते हैं और अनगिनत इसके अंदर विशेषताएं होती हैं, और इन सभी का जो संग्रह होता है वो मिलकर इंसान के व्यक्तित्व को बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्तित्व जन्मजात होता है। मतलब इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा ये जन्म से निर्धारित होता है, वातावरण का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व बदलता रहता है, जैसे पर्यावरण में इंसान चला जाएगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक कोई एक धारणा बनाने में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। उनके अंदर अभी भी मतभेद है। वो निश्चित रूप से इसका कोई अर्थ नहीं बता पाए हैं, इसका स्वरूप नहीं बता पाए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये मान लिया जाता है कि व्यक्तित्व एक विचित्र और जटिल है और व्याख्या से परे है। अब हम व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी बात करेंगे। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, और पर्सनैलिटी जो शब्द है वो
यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अंदर ज़्यादातर जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से आए हैं या यूनानी भाषा से आए हैं। इसी प्रकार जो पर्सनैलिटी शब्द है वो यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। क्योंकि यूनान के लोग जब अभिनय करते थे, मंच पर नाटक करते थे, तो वो जो है जिस व्यक्ति का उन्हें अभिनय करना होता था उसी पात्र का वो जो है मुखौटा लगा लेते थे, नकाब लगा लेते थे, ताकि आसानी से कोई पता ना कर सके कि जो नाटक कर रहा है, अभिनय करने वाला है, वो कौन है। और अगर उन्हें दास का रोल अदा करना होता तो दास का मुखौटा लगा लेते थे, राजा का करना होता तो राजा का लगा लेते थे। इस प्रकार नकाब जो है इंसान का भारी स्वरूप प्रदर्शित करता था। इंसान का जो व्यवहार था वो एक मुखौटे के द्वारा, इंसान कैसा है, वो कौन है या क्या है, वो मुखौटे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। राजा का मुखौटा पहन लिया तो राजा बन गया, दास का मुखौटा पहन लिया तो दास बन गया। हम व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में बात करेंगे। अब व्यक्तित्व संबंधी जो ऊपर हमने धारणाएं पढ़ी हैं, इनसे हमें ये तो पता चल जाता है कि व्यक्तित्व में सिर्फ शारीरिक और मानसिक गुण नहीं आते, सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है। क्योंकि व्यक्तित्व का अर्थ जो है ऊपर बताई हुई धारणाओं में पूर्ण नहीं होता। कारण यह है कि समाज में सब सदस्यों के विचार या संवेग या अनुभव या सामाजिक क्रियाएं एक सी नहीं होती। अगर एक सी हो जाएंगी तो फिर सबका व्यक्तित्व एक सा हो जाएगा, जो अपने आप में एक समस्या पैदा कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि का संगठित इकाई जो है अपने आप में व्यक्तित्व है। मतलब इसके अंदर गुण, लक्षण, क्षमताएं, विशेषताएं ये सारी आ जाती हैं, और ये सब मिलकर जब एक हो जाती हैं तो उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। मन का विचार है कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलता के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। मतलब व्यक्तित्व का ढांचा किस प्रकार का, मतलब व्यक्तित्व क्या है, इसके अंदर आपके व्यवहार की सारी विधियां, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसके अलावा आपका अभिवृत्तियां कैसी हैं, मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, इसके अलावा आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं और आपके अंदर किस किस प्रकार की कुशलताएं हैं, इन सब का एक खास प्रकार का एकीकरण, एक जुड़ाव ही आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के संगठित इकाई ना मानकर इसे एक गतिशील संगठन मानते हैं। वो मानते रहते हैं कि ये एक इकट्ठा हुआ या सबका एक समूह ऐसा नहीं है जो हमेशा निश्चित रहता है, इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उन्होंने इसे गतिशील संगठन माना है। थार्प व शमलर कहते हैं कि जटिल और एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान की देन है। मतलब जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो कहता है कि इंसान का जो व्यक्तित्व है वो गतिशील संगठन है, उसके अंदर कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तित्व के अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं, या मनोवैज्ञानिकों की क्या राय है उसे हम जान सकते हैं। इसमें पहली है बिग व हंट की। वो कहते हैं व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। मतलब उनका यह है कि व्यक्तित्व बताता है कि इंसान का पूरा व्यवहार कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, मतलब इंसान किस तरीके से व्यवहार करता है और उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बताने का काम व्यक्तित्व का है। ऑलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्योंकि ऑलपोर्ट ने माना है कि इंसान का जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। इसके अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है और ये दोनों गतिशील अवस्था में होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि
ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब आप अपने मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं के साथ मिलकर अपने पर्यावरण के साथ एक नए प्रकार का या अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम उसे व्यक्तित्व कह सकते हैं। ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ड्रेवर महोदय ने व्यक्तित्व के अंदर शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक सभी प्रकार के जो गुण हैं उन्हें जो है उनका एक गत्यात्मक संगठन के रूप में प्रदर्शित किया है। वो कहते हैं कि इन सारे गुणों के आधार पर इंसान समाज में किस तरीके से चीजों का आदान प्रदान करता है, मतलब कैसे समाज के साथ सीखता है, कैसे समाज को प्रभावित करता है, ये सारी चीजें जो है व्यक्तित्व के अंदर आ जाती है। उन सबको जो है सामूहिक रूप से दर्शाने के लिए व्यक्तित्व शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में, या हम इन्हें अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं भी कह सकते हैं। पहली विशेषता है आत्मचेतना। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान के अंदर अगर आत्म चेतना ना हो, वह अपने आप को ना पहचान पाए, उसे ये ना पता हो कि वह क्या है अपने आप में, अपनी उपस्थिति को वो ना जानता हो, तो वो जो है एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं रख सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पशु होता है या बालक होता है, उसके अंदर आत्म चेतना नहीं होती, इसलिए हमने कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि इस बालक का व्यक्तित्व अच्छा है या इस पशु का व्यक्तित्व अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर आत्म चेतना नहीं होती। और जिसके अंदर आत्म चेतना नहीं होती है, वो समाज के अंदर उसकी क्या स्थिति है, उससे समाज किस दृष्टि से देखता है, उसके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव या कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्म चेतना होती है, वो जो है एक अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है। वह जान जाता है कि समाज उससे क्या चाहता है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, कैसे वह अपनी स्थिति को सुधारे और दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये सब कुछ तभी संभव है जब उसके अंदर आत्म चेतना हो, और तभी उसमें व्यक्तित्व का होना भी स्वीकारा जा सकता है जब उसके अंदर आत्म चेतना पाई जाए। ये सबसे पहली और मुख्य विशेषता है। दूसरी विशेषता या दूसरा गुण है सामाजिकता। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर सामाजिकता का भी गुण होता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के अंदर रहना है, और समाज के बिना इंसान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब इंसान के अंदर आत्मचेतना का विकास हो जाता है, जब वह जान जाता है कि उसका भी एक महत्व है समाज के अंदर, तो फिर वह दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, लोगों के साथ मिलता है, जुलता है, उनके साथ क्रियाएं करता है, अंत्य क्रियाएं करता है, और इन सब के द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा सामाजिकता पाई जाएगी, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा। अगला गुण या विशेषता है सामंजस्यता या एडजस्टेबिलिटी। मतलब व्यक्तित्व कि जो व्यक्ति बाह्य वातावरण के साथ कितने आसानी से एडजस्टमेंट कर ले या सामंजस्य स्थापित कर ले। इंसान कुछ इस प्रकार के होते हैं जो अपने में खोए रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसकी ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि उसे कोई असर नहीं पड़ता कि दूसरों की उसके प्रति क्या धारणा है। जबकि एक अच्छे पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जो है हमेशा जो है बाह्य वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता रहता है। वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और इसके अलावा उसके कुछ काम करने के तरीके होते हैं, कुछ उसका ऐसा व्यवहार होता है जिसके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि वो किस प्रकार का है, क्योंकि जैसे उसकी पर्सनैलिटी होती है उसी प्रकार का वो व्यवहार करता है। जैसे हमने देखा होगा कि चोर है या कोई डॉक्टर है,
उसके व्यवहार से हम देख के बता देते हैं कि ये है या नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर्स का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, अध्यापक का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, एक चोर का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। इन सभी लोगों में अलग अलग प्रकार का जो है अंतर पाया जाता है और ये आसानी से दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। जबकि एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जो अपनी दशाओं, वातावरण और परिस्थिति आदि के अनुकूल अपने आप को बना ले या उन्हें अपने अनुकूल बना ले। अगला जो विशेषता है वो है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन के जो लक्ष्य हैं वो पहले से निश्चित हैं, उसने अपने व्यवहार के एक कुछ उद्देश्य निश्चित कर रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अच्छे व्यक्तित्व वाला कह सकते हैं। क्योंकि इंसान के जैसे उद्देश्य होते हैं, ये जैसे लक्ष्य होते हैं, वैसा ही वो जो है व्यवहार करता, उन्हीं को ही प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में वो सारे कार्य करता है और उसके व्यवहार को संचालित करने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि उनके व्यवहार और लक्ष्यों से अवगत होकर ही हम उसके व्यक्तित्व का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। जैसा उसका लक्ष्य होगा, जैसे उसके जीवन का उद्देश्य होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। भाटिया साहब कहते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे उनका कितना ज्ञान है। व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों का ज्ञान है या नहीं है, इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर। ये जो है पांचवी विशेषता है। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। वह अपने जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने का हमेशा प्रयास करता रहता है। वो जो है अपने जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वो परेशान नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है और उसे जो है कठिनाइयां संघर्ष करने से नहीं रोकती। उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति निर्बल होते हैं उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब वो उनके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उनका व्यक्तित्व भी जो है विखंडित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है। इसके अलावा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये छठी भी विशेषता के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि ऑलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक जो है प्रक्रिया है। इसके अंदर इंसान का मस्तिष्क और शरीर दोनों ही सम्मिलित होते हैं। जो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को हम अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कह सकते हैं और उसी का ही जो व्यक्तित्व है अच्छा हो सकता है। अगला जो गुण है वह एकता व एकीकरण, क्योंकि हमने परिभाषाओं में भी देखा था कि व्यक्तित्व अपने आप में क्या था, बहुत से गुणों का, बहुत सी विशेषताओं का एकीकरण था। उसके अंदर खाली एक चीज नहीं थी, उसके अंदर इंसान की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये बहुत से तत्व उसके अंदर समाहित थे और इन सारे तत्वों का सही ढंग से जब एकीकरण किया जाता है, सही ढंग से इनका उपयोग किया जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा वह इन सबको एकता के साथ उपयोग कर पाएगा। इनका सही ढंग से कब इनका उपयोग करना है, किस प्रकार उपयोग करना है, किस मात्रा में करना है, वो सारी चीजों का वो आसानी से निर्णय ले पाता है। भाटिया कहते हैं कि व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों और गुणों का संगठन व एकीकरण है। मतलब व्यक्तित्व के अंदर इंसान के सारे गुण, सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं। विकास की निरंतरता, ये आखिरी विशेषता है।
विकास व्यक्तित्व जो है हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ऐसा माना गया है कि अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने आप को नवीन परिस्थितियों में आसानी से ढाल लेता है। उसके व्यक्तित्व का लगातार कुछ ना कुछ निखार होता चला जाता है और वो कभी स्थिर नहीं रहता। अपने कार्यों, विचारों, अनुभव और स्थितियों में वो परिवर्तन करता रहता है और ये परिवर्तन उसके व्यक्तित्व में आसानी से देखने को हमें मिलता है। और ये विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। शैशव अवस्था से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ऐसा कभी नहीं आता कि जब ये कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया है, क्योंकि व्यक्तित्व अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाता जीवन काल में। उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है अपने आप में विकास की निरंतरता बनाए रखने वाला है। ये इसकी एक विशेषता है। इसलिए गैरिसन व अन्यों ने कहा कि व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। मतलब व्यक्तित्व में लगातार कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। ये व्यक्तित्व की आखिरी और मुख्य विशेषता थी। इस प्रकार हमने आज व्यक्तित्व के अर्थ को, उसकी परिभाषा को और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।